कौन एक्सप्लेन करेगा नेबुलर हाइपोथेसिस को? कल पढ़ा था। कौन एक्सप्लेन करेगा? नेबुलर हाइपोथेसिस था क्या? बताओ। कोई नहीं है? यविका नहीं, पढ़ना नहीं है, ऐसे ही एक्सप्लेन करो। रिवाइज घर जाके क्यों नहीं किया? पुलकित बताओ। बाद में पढ़ना है, पहले बता दो। आपका नाम क्या है? बताओ, आप बताओ। याद है? नहीं है। और हाँ बताओ। है? नहीं याद। ओके, वेरी गुड। और यश, यश है ना? हाँ बताओ। हाँ, बहुत सारी गैस थी, घूमने लगी, फिर उन्होंने क्या किया? और फिर और कुछ बचा? फिर नहीं बचा, सब खत्म। रिया, रिया नाम है? हाँ बताओ। और जो पार्टिकल्स थे। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? नहीं पता। ठीक है, आप बताओ। वो कंपाइल होकर सोलर नेबुला बने, जो धीरे धीरे सन बनेगा, और सन की सोलर वेव और ग्रेविटी और उसकी एस्ट्रॉइड वगैरह कम होगी, प्लैनेट्स होंगी, और जो लाइटर वो गैस वगैरह और कंपाउंड्स वो जैसे हीलियम और हाइड्रोजन वो दूर जाके क्या हो सकते। ठीक है, कुछ हद तक सही है। राघव बताओ। सेम बताओ फिर। सर, जब यूनिवर्स में बहुत सारी गैसेस एक साथ मिलकर जब रोटेट हो रही थी, टॉर्नेडो टाइप बना गया था, तब सन का फॉर्मेशन हुआ था, और सन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उसके रेडियस के आसपास, वो मिलकर प्लैनेट्स बने, और सन ने अपनी एनर्जी से जो हैवी पार्टिकल्स थे उन्हें तो अपने पास रख लिया, और जो लाइटर थे उन्हें दूर फेंक। क्यों नफरत थी उनसे? यस सर। उनसे नफरत हो गई थी सन को, लाइटर पार्टिकल से? हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सौरभ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सौरभ बताओ। सर, इसमें ये था सर, जो गैस वगैरह सर वो आपस में कोलैप्स होके सर, जब ग्रेविटी कोलैप्स किया तो सन बन गया था, और सर जो जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स थे मेरा जो ग्रेविटी कोलैप्स किया गैस थे, तो एक साथ तो प्लैनेट बन गया। ठीक है।
सही बताया? बताओ क्या बताया? बैठ जाओ बताओ। बोलो क्या था नेबुलर हाइपोथेसिस? सर जो इसने बताया वही। हाँ वही बता दो। सर वो जो सर गैस थी सर वो घूम रही थी तो सर उसने सर एक शंका से कोलैप्स हो गया सर शंका से हाँ ठीक है आगे। तो सर फिर बाद में सर उन्होंने सर वो जो पार्टिकल्स थे सर वो सर फिर उनकी कोलैप्स हो गई प्लेनेट बन गए। फिर और क्या बताया नेबुलर हाइपोथेसिस में? बैठ जाओ। मानवी बताओ। सॉलिड सिस्टम का क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस से भी था, उसको सॉलिड नेबुला कहते थे। वो स्पिन करता था तो वहाँ पे ग्रेविटी के कारण जो पार्टिकल्स से मटेरियल था वो लगभग पॉकेट बीच में से अंदर गया। उसके साइड में एक पैटर्न की सीरीज में प्लैनेट्स बनते गए जो हैवी पार्टिकल थे वो सन के पास में थे, जो लाइटर पार्टिकल थे वो सन की एनर्जी की वजह से चल गए। ठीक है बैठ जाओ। नैतिक सर ये थ्योरी लैप्लेस के द्वारा रिवाइज की गई थ्योरी मैनुअल कांसेनेट की 1796 में और इसके अकॉर्डिंग 4.6 बिलियन ईयर अबव द रिवर में क्लाउड ऑफ डस्ट नोन एज नेबुला। नेबुला हाँ सोलर नेबुला हाँ the solar nebula began to spin and the smaller particles collapsed with each other to form bigger large particles which later formed planets and the gaseous particles from the close region of the nebula got swept away with the solar wind and heavy rocks planets like Earth, Mars, Venus, Mercury settled in the closer region of the solar system. ठीक है बैठ जाओ। जब विंड चलेगी या आप फूंक मारोगे तो हल्की चीजें उड़ के दूर जाएंगी या भारी चीजें जाएंगी? इसका नाम क्या था वो जो बनी थी? किसको? डिस्क बनी थी। जिसमें सन बना था। हाँ तो सोलर नेबुला ही तो था वो। ठीक है कभी भी जब विंड चलेगी या आप भी फूंक मारोगे तो भारी चीजें हिलेंगी कि हल्की चीजें हिलेंगी? यहाँ पर भी यही हो रहा था। सोलर नेबुला में जब सर्कल होना शुरू हुआ तो जो सेंटर में है वहां भारी चीजें जानी शुरू होगी। सेंटर में भारी चीजें जानी शुरू हुई और आपस में कोलैप्स करके उन्होंने सन का फॉर्म लिया। एक फ्यूजन की प्रोसेस शुरू हुई। कौन सी प्रोसेस शुरू हुई? फ्यूजन की प्रोसेस। ये फ्यूजन क्या होता है? रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? फिशन क्या होता है और फ्यूजन क्या होता है? इन दोनों में अंतर बताओ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्यूजन? इन दोनों में डिफरेंस बताओ। फिशन एंड फ्यूजन। फिशन क्या है? ब्रेकिंग या डिवाइडिंग। और यहाँ क्या होता है? कंबाइनिंग हो रहा है। हमारी सोलर एनर्जी कौन से प्रोसेस से बनती है? फ्यूजन से बनती है। सोलर एनर्जी हाइड्रोजन मिलता है और हीलियम बना रहे हैं। सोलर एनर्जी बन कैसे रही है? दो हाइड्रोजन एटम मिल रहे हैं और हीलियम बना रहे हैं। वहां पर क्या हो रहा है? दो एटम्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो इस टाइम पे क्या हुआ? जब हमने पढ़ा कि सोलर नेबुला था तो ज्यादातर उस टाइम पे हाइड्रोजन और हीलियम की गैसेस थी। वो फ्यूजन का प्रोसेस वहां पर स्टार्ट हो गया।
और वो फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो सन की एनर्जी जो है वहां पर बननी शुरू हुई। सन का एक रूप हम कहें कि बन चुका था, वहां पर सन बन चुका था। और जब सन बना, सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स निकलनी शुरू होंगी। और जब सोलर फ्लेयर्स या विंड निकलनी शुरू होंगी तो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं उनको दूर फेंकेंगे कि नजदीक बुलाएंगे? दूर फेंकेंगे। तो लाइटर गैसेस आउटर स्पेस में चली गई और जो हैवियर पार्टिकल्स थे वो इनसाइड वाली रेंज में रहे। और जो हैवियर पार्टिकल्स थे उन्होंने मिल करके प्लैनेट्स बनाए जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, जिनको हम रॉकी प्लैनेट्स बोलते हैं। जो हमारे इनर वाले चारों प्लैनेट हैं वो रॉकी प्लैनेट्स हैं, थोड़े हैवियर हैं। और जो लाइटर प्लैनेट्स हैं वो कहाँ गए? आउटर साइड में। जो आपका सैटर्न हुआ, जुपिटर हुआ, यूरेनस हुआ, नेपच्यून हुआ, ये सब लाइटर हैं, ये सब गैसेज से बने हुए हैं, वो सब हमारे आउटर रेंज में चले गए। ये नेबुलर हाइपोथेसिस था। ठीक है, यही पढ़ा था हमने कल। ठीक है, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ना है। पढ़ा कहां तक है? पार्टिकल्स तक पढ़ा है, आगे पढ़ो। किसकी बारी है? सुबह जहां खत्म हुआ था उसके आगे शुरू करो। The solar wind swept away lighter elements such as hydrogen and helium from the closer region. It left only heavy roomy materials to create planets like the Earth. But farther away, the solar winds had less impact on lighter elements, allowing them to coalesce into gas giant bands. In this way, planets, moons, asteroids, comets, etc. were created. ठीक है, इसी थ्योरी में आगे द सोलर विंड स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट अवे का मतलब क्या है? दूर भगा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरीके से, या फिर रिमूव अवे। सोलर विंड ने दूर भगाया किन चीजों को? किन चीजों को? पार्टिकल्स को। कौन से पार्टिकल्स? लाइटर पार्टिकल्स को। लाइटर पार्टिकल्स को दूर कर दिया, उन्होंने उनको पास रहने ही नहीं दिया। दिस सोलर विंड स्वेप्ट अवे लाइटर, ये यही दोबारा लिखा हुआ है, लाइटर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन एंड हीलियम फ्रॉम क्लोजर रीजन्स। जो आसपास के रीजन थे वहां से हाइड्रोजन हीलियम को तो खत्म ही कर दिया, और जो लाइटर एलिमेंट्स थे उनको दूर लेके चले गए। क्यों? कैसे? सोलर विंड से। विंड आएगी, भारी भारी चीजों को हिला नहीं पाएंगे, तो जो हल्की हल्की चीजें थी वो सब वहां से दूर चली गई। ठीक है, इट लेफ्ट ओनली हैवी रॉकी मटेरियल्स टू क्रिएट प्लैनेट्स लाइक अर्थ। तो बचा क्या वहां पर? हैवी मटेरियल्स बचे। क्या बचा उसकी रेंज में? हैवी मटेरियल्स, जो रॉकी मटेरियल्स है वो बचे। और उन्होंने क्या बनाया? प्लैनेट्स बनाए, जो रॉकी प्लैनेट्स हैं, और उनमें से एक एग्जांपल इज अर्थ। बट फार्दर अवे दिस सोलर विंड्स हैड लेस इंपैक्ट ऑन लाइटर एलिमेंट्स। लेकिन अगर दूर की बात करें तो सोलर विंड्स की जो इंटेंसिटी है, जो उसका अगर हम कहें कि जो उसका फोर्स है, दूर तक जाते जाते कम हो गया। तो वहां पर लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर उनका जो फर्क पड़ना था वो कम हो गया, वहां पर इतना ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। तो वहां पर वो जो लाइटर एलिमेंट्स है वो भी कंबाइन हो पाए। जो हैवी मेटल्स हैं वो सन के नजदीक रह गए, जो लाइटर एलिमेंट्स है वो कहां गए? सन से थोड़ा सा दूर जाकर के वहां जाकर कंबाइन हुए। तो बाहर के जो प्लैनेट्स हैं वो लाइटर मटेरियल से बने हुए हैं। क्या हुआ? कौन? क्यों पेन नहीं लाया आज? तो जिसके पास है एक दे दो उसे। एक पेन दो इसको। ठीक है, लाइटर एलिमेंट्स पे सोलर विंड्स का जो इंपैक्ट है वो दूर तक नहीं पहुंचेगा। तो वहां पर वो क्या होंगे? अलाउइंग देम टू कोएलेस। कोएलेस का मीनिंग क्या होता है? ग्रुपिंग टुगेदर, कंबाइनिंग टुगेदर। ग्रुपिंग टुगेदर या फिर कंबाइनिंग टुगेदर टू मेक ए वन होल या वन मास। दिस इज कोएलेस, कि चीजें मिल करके एक मास में बदल जाएं, एक ही होल बनाएं। ठीक है,
तो जो लाइटर एलिमेंट्स थे सन से थोड़ा सा दूर जाके, जहां सोलर विंड्स का फर्क नहीं पड़ेगा, वहां जाकर क्या हुआ, कंबाइन हो गए और वहां जाकर उन्होंने प्लेनेट का फॉर्म ले लिया और क्या बन गए, गैस जियांट्स। जियांट्स क्या होते हैं, वेरी लार्ज, है ना, वेरी लार्ज जियांट्स। तो वहां पर गैस वाले प्लेनेट बने। जो बाहर के जो प्लेनेट्स हैं दोज आर गैसियस प्लेनेट्स। बाहर वाले प्लेनेट्स क्या है, गैसियस प्लेनेट्स हैं और बहुत बड़े बड़े प्लेनेट हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेनेट्स हैं। इन दिस वे प्लेनेट, मून, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स एटसेट्रा वर क्रिएटेड। और इस तरीके से हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस से प्लेनेट बने, मून बना, एस्टेरॉइड बने, कॉमेट्स बने, जो भी हम सोलर सिस्टम में पढ़ते हैं वो सारी चीजें इस तरीके से क्रिएट हुई। क्लियर है? नेबुलर हाइपोथेसिस में अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछो। नहीं? पक्का? ठीक है। यहां पर जो डिड यू नो में एक एग्जाम्पल नहीं, एक वैसे जनरल नॉलेज दी हुई है। नासा ने 1977 में अपना एक स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, वोयाजर 2। ठीक है ना, इट वाज लॉन्च्ड बाय नासा इन 1977 और अभी तक ये इकलौता ऐसा प्रोग्राम है जो बाहर के गैस जियांट्स तक पहुंच पाया है, जो नेपच्यून तक पहुंच पाया है, जो यूरेनस तक पहुंच पाया है, जो जुपिटर तक और सैटर्न तक पहुंच पाया, और बहुत सारे मून्स को इन्होंने सर्च किया इस प्रोग्राम ने। 1977 से चला हुआ है और अभी भी चल ही रहा है। अब ये सोलर सिस्टम का जो आउटर, जो हम कहेंगे बाउंड्री कहेंगे, जिसे हम हेलियोपोज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेलियोपोज। हेलियोपोज का मतलब क्या है? जहां तक सोलर विंड्स एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच पाती हैं। सोलर विंड जहां तक पहुंचेंगी वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। उसके बाहर ये वोयाजर 2 जा चुका है और उसके बाहर के स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटरस्टेलर स्पेस। ये इंटरस्टेलर से मीनिंग क्या, इसका क्या मीनिंग निकलेगा? स्टेलर क्या होता है? स्टेलर इज रिलेटेड टू स्टार्स। स्टेलर का मीनिंग होता है दैट इज रिलेटेड टू स्टार या ऑफ स्टार, और इंटरस्टेलर हो जाएगा बिटवीन द स्टार्स। इंटरस्टेलर क्या हो जाएगा? बिटवीन द स्टार। तो स्टार्स के बीच का जो स्पेस है उसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? इंटरस्टेलर स्पेस कहेंगे। सोलर सिस्टम के बाहर जो बहुत सारे स्टार्स हैं उनके बीच के स्पेस को हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। तो वोयाजर 2 जो बेसिकली निकला था, जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए, उनको तो स्टडी करके और आगे निकल चुका और इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा हुआ। ठीक है, तो ये 1977 में लॉन्च हुआ था और अगर ये उसी स्पीड से चलता रहे जिस स्पीड से चल रहा है तो ये बोल रहा है इसको सीरियस। सीरियस क्या है? द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, जो हमारा होता है। कहाँ है सीरियस? सीरियस क्या है? हमारे नाइट स्काई में जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो सीरियस है। इसको वहां तक पहुंचने में भी लगभग 3 लाख साल लगेंगे। अगर ये लगातार चलता रहे तो आज के बाद भी करीबन 3 लाख साल यानी 2,96,000 साल इसको लगेंगे। सीरियस जो हमारा सबसे ब्राइटेस्ट स्टार हमें नाइट में दिखाई देता है, तो इतना दूर वो स्टार है। ठीक है, वहां तक पहुंचने में भी इसे इतना टाइम लगेगा। और फिलहाल की जो न्यूज है 2026 के बाद वोयाजर 2 का जो ऑपरेशन है वो खत्म हो जाएंगे। जो नासा का जो स्टेटमेंट है कि 2026 तक वोयाजर 2 रहेगा, उसके बाद ये अपने ऑपरेशंस खत्म कर देगा। मोस्ट प्रोबेबल रीजन इज द एंडिंग ऑफ फ्यूल, कि फ्यूल खत्म हो जाएगा तब तक। ठीक है, तो वोयाजर 2 का पता होना चाहिए कि क्या है। तो हमारे स्पेस
क्या क्या हुआ? लॉन्च कब हुआ था? 1977 ठीक है। तो 1977 में लॉन्च हुआ, अब 2026 में जाकर के अपने ऑपरेशंस को खत्म करेगा। वोयाजर 2 था, इससे पहले वोयाजर 1 भी गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या स्पेस एक्सप्लोरेशंस में हम कर रहे हैं काम, वो हमें आइडिया होना चाहिए। नैतिक और तेजस बातें कर रहे हो ज्यादा, ठीक है। आगे पढ़ो। किसका नंबर है? पढ़ो। Earth's rocky core formed first when heavy elements collided and bound together. Dense materials sank to the center while the lighter material created the crust. The planet's magnetic field probably formed around this time. Gravity captured some of the gases that made up the planet's early atmosphere. जैसा सोलर सिस्टम में हो रहा था, लगभग सिमिलर टाइप की कंडीशंस हमारे अर्थ पे भी चल रही थी। अर्थ में भी जो हैवी मटेरियल्स थे वो हमारे अर्थ के सेंटर में चले गए, और जो लाइटर मटेरियल्स हैं वो अर्थ के आउटर उसमें आ गए, ठीक है। तो वो हमारे अर्थ के फॉर्मेशन को भी यहाँ पर नेबुलर हाइपोथेसिस से इन्होंने बताने की कोशिश की है। यहाँ पर द अर्थ्स रॉकी कोर फॉर्म फर्स्ट व्हेन हैवी मेटल्स कोलाइडेड एंड बाउंड टुगेदर। तो अर्थ की जो कोर है, वैसे रॉकी लिखा हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमें जो मिलता है दैट इज निकल एंड आयरन। जो हमें कोर में जो मेटल्स जो बताए जाते हैं वो कौन से बताए जाते हैं? निकल एंड आयरन, निफे बोलते हैं हम बेसिकली उसको, ठीक है ना। निकल एंड आयरन जो कोर में मटेरियल, तो जो हैवी मटेरियल्स थे दे सेटल्ड इनटू कोर, वो वहां कोर में जाकर के कोलाइड हुए और वहीं पर सेटल हो गए एंड बाउंड टुगेदर, और वहीं पर जाके उन्होंने कोर का फॉर्मेशन किया। डेंस मटेरियल सैंक टू द सेंटर, जो डेंस मटेरियल है वो धीरे 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 सेंटर तक पहुंच गए, एंड लाइटर मटेरियल क्रिएटेड द क्रस्ट, और लाइटर मटेरियल क्रस्ट, क्रस्ट क्या होता है? आउटर लेयर, पपड़ी जिसे हम बोलते हैं, दैट इज क्रस्ट किसी भी चीज की। तो अर्थ भी जो आउटर लेयर है वो लाइटर मटेरियल से बनी, और जितना भी डेंस मटेरियल है वो धीरे धीरे सैंक होता जाता है, नीचे डूबता चला जाता है और कोर में जाके मिल जाता है, ठीक है। और लाइटर मटेरियल ऊपर है। द प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोबेबली फॉर्म्ड अराउंड दिस टाइम, और जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, पता है ना। मैग्नेटिक फील्ड उसी टाइम पे शायद बना होगा जब ये हमारी जो कोर है वो फॉर्म हुई थी, उसी टाइम पे, उसी के साथ ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो गया था शायद, इस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। ग्रेविटी कैप्चर्ड सम ऑफ द गैसेस, और ग्रेविटी जो उस टाइम पे क्रिएट हुई उसने कुछ गैसेस को कैप्चर किया, और वो आज हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है। क्योंकि गैसेस भी बाहर जा सकती थी, लेकिन कुछ ग्रेविटी की वजह से लाइटर जो मटेरियल था वो सब जा चुका आउटर साइड में। लेकिन अभी अभी हमारे यहाँ पर अगर हम देखें, एटमॉस्फेयर को स्टडी करें, बहुत सारी लाइटर गैसेस हैं कि नहीं है? वो कैसे हैं? वो हमारी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से बच गई। बेशक से सन ने विंड से उसको बाहर फेंकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अर्थ जब फॉर्म हुई, एक ग्रेविटी फॉर्म हुई, उस ग्रेविटी ने उन गैसेस को अपने आसपास बांध के रख लिया। उस ग्रेविटी की फोर्स ने उस गैसेस को अपने आसपास जमा करके रख लिया, जिसको हम अर्थ का एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसको हम अर्थ का एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो प्लेनेट का जो अर्ली एटमॉस्फेयर है वो इस तरीके से बना। तो नेबुलर हाइपोथेसिस इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करती है। अब कितनी सच है कितनी नहीं है ये तो जो उस टाइम पे रहा होगा उसे ही पता होगा, ठीक है। लेकिन जो साइंटिस्ट जो एक्सप्लेन करते हैं वो इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस को, जिससे अर्थ का ओरिजिन हुआ। तो नेबुलर हाइपोथेसिस हमारे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की थ्योरी है, अर्थ के ओरिजिन की थ्योरी भी, ठीक है, क्लियर है। अब उसके आगे हम यूनिवर्स के ओरिजिन की थ्योरीज पढ़ेंगे। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पढ़ो। Modern theories of the origin of the universe. The most popular argument regarding the origin of the universe is the Big Bang theory. It is also called expanding universe hypothesis.
1827, Abbé Georges Lemaitre, a Belgian astronomer, was the first to propose a theory on the origin of the universe. It was Edwin Hubble who provided the evidence that the universe is expanding. It was called the Big Bang Theory. According to it, the universe was formed during a period of inflation that began about 13.75 billion years ago. ठीक है, जो यूनिवर्स की ओरिजिन थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल थ्योरी अगर कोई है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी अगर कोई है, उसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो सारी थ्योरीज ना पढ़ करके हम एक कॉमन से जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है उस थ्योरी को यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बिग बैंग थ्योरी। तो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो माना जाता है इस थ्योरी के आधार पर हुआ है, और इस थ्योरी को सबसे पहले जिन्होंने दिया था ही वाज जॉर्ज लेमेटर, है ना, लेमेटर, जॉर्ज लेमेटर, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि अर्थ नहीं, यूनिवर्स एक ब्लास्ट के साथ क्रिएट हुआ। जिन्होंने बताया था कि जो यूनिवर्स है वो कैसे क्रिएट हुआ है? बाय अ ब्लास्ट, बाय अ बैंग, बाय अ बैंग की एक ब्लास्ट हुआ और यूनिवर्स क्रिएट हुआ। सबसे पहले इसको बताने वाले कौन थे? जॉर्ज लेमेटर। उसके बाद जो सेकंड थे एडवर्ड हबल, एडवर्ड हबल ना, एडमिन हबल। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ये जो स्पेस है ब्लास्ट के बाद कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है। हबल ने क्या बताया कि जो स्पेस है, जो यूनिवर्स है, ये कंटिन्यूअसली आज भी एक्सपेंड कर रहा है, और इन दोनों की थ्योरीज को मिला करके हम बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करते हैं। हमारी जो बिग बैंग थ्योरी है सबसे पहले देने वाले कौन थे? लेमेटर, और उसको बाद में उसी को थोड़ा सा और सपोर्ट करने वाले कि ये कैसे काम कर रहा है उसको आगे लेके गए हबल। तो बेसिकली बिग बैंग थ्योरी को अगर पूछा जाए कि किसने दिया था तो हम नाम लेते हैं लेमेटर का। नाम किसका लेते हैं? लेमेटर का। हबल ने बताया था कि ये स्पेस आज भी एक्सपेंड कर रहा है, स्पेस इज एक्सपेंडिंग इवन टुडे, ये हबल बताने वाले थे। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं थ्योरीज, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी में हुआ क्या था, किस तरीके से ये दिया हुआ है कि शुरुआत में विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कुछ ब्लास्ट हुआ, और वो ब्लास्ट के बाद ये चीजें जो हैं आज भी एक्सपेंड कर रही हैं। कुछ गैलेक्सीज फॉर्म हुई, देन स्टार्स फॉर्म हुए, ये सारी चीजें। यूनिवर्स का फॉर्मेशन अगर हम देखें तो दैट स्टार्टेड विद अ ब्लास्ट, और ये फिर उसके बाद से कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग है। दिस इज जस्ट, अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो ये हमारी बिग बैंग थ्योरी है, बड़ा सिंपल सा, कि यूनिवर्स स्टार्टेड विद अ ब्लास्ट। उसका कुछ नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि ब्लास्ट हुआ, बस बात खत्म। और ब्लास्ट के बाद अचानक से जिस साइज का यूनिवर्स आज है उतना ही बड़ा यूनिवर्स उस टाइम पे क्रिएट हो गया, और जो कि आज एक्सपेंड कर रहा है, जो कि आज एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट पता है, कल बताया था, क्या होता है आर्ग्यूमेंट? टू गिव रीजंस फॉर द ओपिनियन, जो भी हमने बोला है उसके लिए रीजन देना। तो द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। अगर सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सेप्टेड थ्योरी है जो ये बताए कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था, तो दैट इज बिग बैंग थ्योरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, और इसी को हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें बता रही है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। अब एक वर्ड है जो कल भी पढ़ा था आपने, नेबुलर हाइपोथेसिस, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या होता है? बताया था मैंने, किसने बताया था? पिछले चैप्टर में। हाइपोथेसिस पिछले चैप्टर में था। हाइपोथेसिस is an idea suggested by the scholars, जिसको प्रूव करते हैं बाद में। एक पॉसिबल सॉल्यूशन होता है। हाइपोथेसिस इज द पॉसिबल सॉल्यूशन, बिना प्रूव किए पहले से कुछ अंदाजा लगा के सॉल्यूशन बताना, वो हाइपोथेसिस होता है। वो क्या होता है? हाइपोथेसिस। यानी हाइपोथेसिस टेस्टेड नहीं है, वो अंदाजे के द्वारा कही गई बात है। जब हम हाइपोथेसिस किसी भी चीज के साथ जोड़ देते हैं, दैट मीन्स दैट इज नॉट टेस्टेड,
वो सिर्फ अंदाजा लगाया है कि पॉसिबली ये सॉल्यूशन हो सकता है, इसीलिए उसको हम नेबुलर क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं, क्योंकि उसको टेस्ट कर पाना, पुराने टाइम पे जा पाना आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है ना, तो हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, एक पॉसिबल सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसीलिए वो नेबुलर हाइपोथेसिस है। और सेम इसको हम यहां बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम इसे, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। किसको टेस्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हम काउंटर पे जा ही नहीं पाएंगे उसको टेस्ट करने के लिए, वो एक्सपेंड हो रहा है या आपस में यूनिवर्स इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है, नहीं पता हमें, क्योंकि हम बाउंड्री पे नहीं पहुंच पा रहे, तो हम सिर्फ हाइपोथेसिस दे रहे हैं, एक पॉसिबल सॉल्यूशन दे रहे हैं कि यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग। और ये कहीं ना कहीं बिग बैंग थ्योरी का ही दूसरा नाम है, यूनिवर्स एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस। ठीक है। In 1927, Abbe George Lemaitre, a Belgian astronomer, एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं, who studies the celestial bodies और space, है ना, जो भी स्पेस में जो चीजें पाई जा रही हैं, चाहे प्लैनेट्स हैं चाहे कुछ भी है, उनको जो स्टडी करता है उसे एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। तो ये एस्ट्रोनॉमर थे हमारे लेमेटर, और बेसिकली तो ये अगर हम देखें तो क्रिश्चियन उससे जुड़े हुए प्रीस्ट ही थे एक तरीके से, ठीक है ना, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि ये जो लेमेटर थे एक प्रीस्ट थे, ठीक है, लेकिन मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, बहुत सारी चीजें थे जो ये उस टाइम पे प्रीच कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, तो ही वाज एस्ट्रोनॉमर ऑल्सो। ठीक है, तो इन्होंने ये बिग बैंग थ्योरी का एक आइडिया दिया कि यूनिवर्स स्टार्टेड विद द एक्सप्लोजन, यूनिवर्स स्टार्टेड विद अ बैंग, इन्होंने आइडिया दिया था। was first to propose the theory on origin of universe। ये ऐसे पहले थे जिन्होंने इस तरीके से ये बिग बैंग थ्योरी की जो हाइपोथेसिस है उसको प्रपोज करने वाले, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले, ही वाज द फर्स्ट। कौन? लेमैटर। और इसीलिए लेमैटर को बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी का जनक, फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरीज। कौन है? हाँ, या फिर ओरिजिनेटर ऑफ बिग बैंग थ्योरी इज लेमैटर। It was Edwin Hubble who provided the evidence that universe is expanding। और यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है बता तो दिया इन्होंने, लेमैटर ने, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाए। उसका प्रूफ देने के लिए हबल आए और उन्होंने उसका प्रूफ दिया कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। इट वाज कॉल्ड द बिग बैंग थ्योरी। और इन दोनों की थ्योरी को मिलाकर के जो थ्योरी बनी, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। Big Bang theory. According to it, universe was formed during a period of inflation that began about 13.75 billion years ago। तो आज से करीबन 13.75 billion years ago उस टाइम पे इन्फ्लेशन क्या होता है? द राइज किसी भी चीज में। ये गैस करके बताया कि ये एग्जैक्ट है। गैस एग्जैक्ट कैसे नापने का? ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि इतने बड़े स्पेस में चीजें गैस पे चल रही हैं। उसका एग्जैक्ट अगर हम कहें तो हमारे पास ऐसा कुछ थ्योरी है नहीं, है ना? इससे ज्यादा भी हो सकता है। क्या चीज? इससे ज्यादा भी हो सकता है गलत थ्योरी हो सकता है यूनिवर्स कभी बनाई ना, एज इट इज एग्जिस्ट करता हो, तुक्का ही है। दिस इज अ थ्योरी, दिस इज अ हाइपोथेसिस बेसिकली, ठीक है ना। हाइपोथेसिस में जो आइडियाज अलग अलग हैं उनको हम थ्योरीज बोल रहे हैं, जो एक्सेप्टेड हैं, जो लोग मान रहे हैं कि जिसके लिए रीजन वो दे सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी के लिए उन्होंने अलग अलग रीजन दिए, अपने अपने लॉजिक दिए, और वो लॉजिक लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड हैं, तो इसको माना जा रहा है, तो इसको हम मान रहे हैं कि हाँ यही हुआ होगा। ठीक है, तो यहां पर The universe was formed during which period? आज से कितने साल पहले? Approximately 13.75 billion years ago। इस टाइम पे यूनिवर्स फॉर्म हुआ होगा। ये इनके इस बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से चलता है। ठीक है।